बता रहा हूँ, अगर हैंडराइटिंग पर आ गया मैं भाई साहब तो लियोनार्डो दा विंची को पीछे छोड़ दूंगा भाई साहब, और अगर स्पीड पर आ गया तो वंदे भारत को भाई साहब। नमस्कार महापुरुषों, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर जर्नल ऑफ ब्लॉगिंग। आज हम लोग उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं भाई साहब, जिस चीज की वजह से पेरेंट्स और उनके बच्चों का बीपी सदैव हाई रहता है भाई साहब। वो तभी नॉर्मल हो सकता है जब मार्कशीट पर पास लिखा हो भाई साहब। समझ गए किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं आज हम? हाँ भाई साहब, 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करने वाला है आज हम। तो पहले हम बोर्ड एग्जाम के रूल्स के बारे में पता कर लेते हैं भाई साहब। ये लोग बताते हैं कि नीले पेन से लिखो, काले पेन से मत लिखना। मूड चेंज हो जाता है क्या तुम्हारा कलर देखकर भाई साहब पेन का? ठीक है, जेल पेन का समझ सकता हूँ, जेल पेन से नहीं लिखना चाहिए भाई साहब बोर्ड एग्जाम में। बहुत लोग बोलेंगे क्यों भाई साहब, जेल पेन से भी लिख सकते हैं। अरे बताता हूँ भाई साहब, जेल पेन से अगर लिखोगे, अगर एक बूंद गिर गई पानी की उस पर भाई साहब, हैंडराइटिंग नहीं दिखेगी भाई साहब, हैंडराइटिंग के लेटर्स नहीं दिखेंगे भाई साहब, इंद्रधनुष के कलर दिखेंगे भाई साहब, बता रहा हूँ मैं। पर ये काले पेन का क्या मैटर है, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया भाई साहब। नीले पेन से ही लिखो। और इनका एक रूल होता है भाई साहब कि पेपर चेकर को भाई साहब खुश करते रहो, अच्छे से डायग्राम निकालो भाई साहब, हैंडराइटिंग अच्छी रखो भाई साहब, दोनों साइड में लाइन मारो भाई साहब, लेटर की स्पेसिंग रखो भाई साहब। अरे भाई साहब, पेपर चेकर को खुश करूँ कि अपना पेपर कंप्लीट करूँ मैं भाई साहब? बता रहा हूँ मैं, एक डायग्राम अगर मैंने निकाल लेकर ली भाई साहब तो मेरे को 2 घंटे लगते हैं भाई साहब। लियोनार्डो दा विंची की औलाद जो हूँ भाई साहब, उनसे एक बात सीखी है मैंने भाई साहब, जिस चीज में हाथ डालो उस चीज को प्रॉपर करो भाई साहब। उनसे ही सीखा है सब। क्या ये फालतूगिरी बताते रहते हैं भाई साहब कि पेपर चेकर को खुश करते रहो, खुश करते रहो। पैसे लिए, उसने सैलरी ली है भाई साहब, मैंने पैसे भरे हैं भाई साहब। दूसरा रूल भाई साहब, एक उंगली का डिस्टेंस रख के भाई साहब तुम आंसर को स्टार्ट करो, मतलब स्पेस रखो स्टार्टिंग में। मेरे एक दोस्त है मेरा, उसकी स्टार्टिंग का लाइन, मतलब स्टार्टिंग की लाइन पूरी ब्लैंक है भाई साहब। उंगली जो बड़ी है भाई साहब, उसकी उंगली पूरी ना पूरी लाइन में बिछा जाती है भाई साहब। इनका तीसरा रूल भाई साहब, बुलेट्स पॉइंट में लिखो भाई साहब। अब ये बुलेट पॉइंट ढूंढता कहाँ पर रहूं मैं भाई साहब? मैंने पूरा पैराग्राफ लिख दिया और 2-2 लाइन का डिस्टेंस रख के भाई साहब एक गोले निकाल दिए भाई साहब। सिंपल बुलेट पॉइंट्स। नेक्स्ट रूल भाई साहब, आंसर लिखने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके नीचे लाइन मार्कर करो। शुरुआत में बताते हैं कि छोटा सा आंसर को बड़ा करके लिखो भाई साहब, जिससे आंसर बड़ा दिखे भाई साहब। और बाद में कहते हैं कि भाई साहब छोटी सी लाइन, जो छोटी सी है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसके नीचे ही लाइन मार्कर करो। क्यों? तो चेकर का नजर डायरेक्ट उस पर जाएगी, बाकी की चीजें नहीं देखता रहेगा वो। इतना लिखा क्यों फिर? मेरा एक दोस्त भाई साहब पूरा आंसर को हाईलाइट करके आया भाई साहब, पूरे पेज को हाईलाइट करके आया, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ये मेरा दोस्त भाई साहब उस पेपर चेकर को खुश रहने ही नहीं देगा भाई साहब। और उसके सीट नंबर के, मेरे दोस्त के सीट नंबर के बाद में मेरा ही नंबर है भाई साहब, उसके वजह से मेरे भी लगने वाले हैं वाट। मेरा वो पेपर भाई साहब किस मूड में चेक किया होगा उसने, क्या पता। नेक्स्ट रूल भाई साहब, अगर आंसर छोटा हो तो उसको बड़ा करके लिखो भाई साहब। क्वेश्चन इतना ही है कि व्हाई कैप्टन विलियम हॉकिंस केम टू इंडिया। आंसर इतना ही है, टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश कंपनी भाई साहब। पर नहीं भाई साहब, आंसर को बड़ा करके लिखना है, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी बताओ भाई साहब उसमें। अरे भाई साहब, उस पर पीएचडी करके रखी है भाई साहब मैंने। उसको पता जितना नहीं होगा उसके बारे में, जितना मेरे को उसके बारे में पता है भाई साहब। कि पत्नी का नाम जानना है, मारियम खान भाई साहब, अमेरिकन लेडी भाई साहब। ये विलियम जब मरा भाई साहब, तब ईस्ट इंडिया की जो कंपनी के कोई ऑफिशियल था भाई साहब, उससे शादी कर लिए भाई साहब। किससे शादी की जानना है तुमको? जिब्रल टोवरसन भाई साहब। विलियम तेरे को पता था ये? नहीं पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता है भाई साहब। ये विलियम भी कुछ सीधा साधा नहीं था भाई साहब। इस शादी से पहले उसकी और एक शादी हुई थी, 2 बच्चे भी थे भाई साहब। ये तो तेरे को पता होगा भाई साहब, जैसे को वैसा मिला। अगला रूल भाई साहब, पर्सनल रिस्पॉन्स में निगेटिव कुछ मत लिखना भाई साहब, सब पॉजिटिव लिखो। अरे भाई साहब, वो मेरा पर्सनल है, वो तो छोड़ दियो। पेपर में क्वेश्चन आया था इंडियन करप्शन के बारे में बताओ, ऐसा मेरा दोस्त लिख कर आया भाई साहब, इंडियन करप्शन इज वेरी गुड, इंडिया शुड बी करप्टेड, इंडियन सब लीडर्स प्रमोटिंग करप्शन एंड इट्स वेरी गुड भाई साहब। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम करप्टेड। मैं सोच रहा हूँ कि इसने गलत लिखा है कि मैडम ने गलत बताया भाई साहब। ये आर्ट होती है भाई साहब, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने की आर्ट। किसी के पास भी नहीं होती, इसके पास है। पर अरे वो पर्सनल रिस्पॉन्स है, मैं कैसा भी लिखूं भाई साहब, निगेटिव लिखूं पॉजिटिव लिखूं, मेरी मर्जी भाई साहब। इनके मूड क्या चेंज हो रहा है भाई साहब मेरे पर्सनल रिस्पॉन्स को देखकर भाई साहब। पेपर चेक करवाने से पहले ना इनके मूड स्विंग्स का इलाज करवाओ पहले भाई साहब। कुछ भी देखकर भाई साहब इनके मूड चेंज हो रहा है भाई साहब। पेपर है कि गर्लफ्रेंड का मूड भाई साहब, वो वैसी वाली कंडीशन हो गई भाई साहब। कभी प्यार से गुब्बारे फूट रहे हैं भाई साहब, और गुस्से से भाई साहब घर के बर्तन। अगला रूल होता था भाई साहब, कुछ काट कूट मत देना भाई साहब। मैंने एक आंसर गलत लिख लिया था भाई साहब, उसको तो अब काट नहीं सकते, मेरे को नेक्स्ट आंसर भी लिखना है, तो उसके नीचे ही आंसर लिख लिया भाई साहब, दूसरा वाला, और वहां पर लिख लिया फर्स्ट आंसर और सेकंड आंसर। आपको जो चाहिए वो ले लियो भाई साहब। अगला रूल बताता हूँ भाई साहब, जितने ज्यादा सप्लीमेंट अटैच करोगे भाई साहब, उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे भाई साहब। वहां पर आपको 2 प्रकार के प्राणी मिलेंगे भाई साहब। फर्स्ट, जिनकी दी हुई आंसर शीट ही नहीं भर रही है भाई साहब। सेकंड, जो नेशनल जियोग्राफी की फ्यूचर वाली बुक छाप रहे हैं भाई साहब।
क्या लिख रहे हैं कुछ पता ही नहीं भाई साहब। मैं तो भाई साहब पीएचडी वाला हूँ, पर ये भाई साहब जन्म कुंडली वाले लोग हैं, जन्म से लेकर मरण तक सब कुछ बता देंगे भाई साहब, सब कुछ लिख लेंगे भाई साहब। क्या लिखता है इतना सप्लीमेंट में भाई साहब, उससे पूछना पड़ेगा। मैं भाई साहब उन दोनों के बीच में फंसा हुआ था भाई साहब, आंसर शीट को खाली भी नहीं रखता था भाई साहब, और 2 सप्लीमेंट लेने के बाद बस होगा, ज़्यादा भी नहीं लिखना चाहिए, बुरा लग जाएगा। बुरा काय का भाई साहब, कुछ समझ ही नहीं आता था क्या लिखेंगे आगे। पर नेक्स्ट रूल होता था भाई साहब, अपनी राइटिंग स्पीड को फास्ट रखो भाई साहब। अरे भाई साहब राइटिंग स्पीड को फास्ट रखे कि हैंडराइटिंग को अच्छा निकाले भाई साहब, दोनों एक साथ नहीं होने वाला। बता रहा हूँ, अगर हैंडराइटिंग पर आ गया मैं भाई साहब तो लियोनार्डो दा विंची को पीछे छोड़ दूंगा भाई साहब, और अगर स्पीड पर आ गया तो वंदे भारत को भाई साहब। भाई साहब इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं होने वाला भाई साहब, अगर एक साथ करने को ट्राई भी कर लिया मैंने भाई साहब, कर्सु लिपि की एडवांस लिपि आ जाएगी भाई साहब। और नेक्स्ट रूल बताता हूँ भाई साहब कि सभी क्वेश्चंस को भाई साहब अटेम्प्ट करके आओ, अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ भाई साहब उसके मार्क्स मिल जाएंगे भाई साहब। हमारे टाइम में एक भी गलत क्वेश्चन नहीं आया था भाई साहब। बहुत लोग भाई साहब किस्मत लेकर आते हैं भाई साहब, हम लोग किस्मत को कैरी करना ही भूल गए थे लगता है भाई साहब। क्वेश्चन आता है व्हाई ब्रिटिश कंपनी केम टू इंडिया, इनको आंसर पता नहीं है भाई साहब, पर पेज को भरना है भाई साहब। अब जो शुरू होने वाला है वो क्या होने वाला है पता नहीं हमको, तो आंसर की शुरुआत करते हैं भाई साहब। ब्रिटिश कंपनी इज अ ब्रिटिशर्स कंपनी run by British company. Their employees in the British company runs British company. British company came to India for India भाई साहब। क्वेश्चन के बारे में कुछ पता नहीं है भाई साहब, तो दिखा रहे पेपर चेकर को, कोई यूनिवर्सिटी का नॉलेज लेकर घूम रहे हैं ये लोग। और लोगों को क्या चूल आती है इस टाइम पर क्या पता भाई साहब, सब फोन करके बताएंगे कि भाई साहब बोर्ड एग्जाम के पेपर देने जा रहे हो भाई साहब। अरे बोर्ड एग्जाम का देने जा रहा हो, यूपीएससी का नहीं भाई साहब। अरे कुछ अलग नहीं होता भाई साहब, सेम ही होता है, फर्स्ट से लेकर 9 तक जो लिखा है वही होता है भाई साहब, सब वही होता है भाई साहब, सिर्फ स्टिकर लगता है उस आंसर शीट पर, बाकी कुछ नहीं अलग होता। और तुम्हारे दिमाग पर प्रेशर होता है, बाकी कुछ इतना अलग नहीं होता भाई साहब, सेम ही पेपर होता है। इस बोर्ड एग्जाम की वजह से भाई साहब खेलना पीना सोना खाना भाई सब कुछ डीएनडी मोड पर डालना पड़ता है, अगर नहीं डाला डीएनडी पर भाई साहब तो मम्मी पापा के चप्पल पड़ेंगे भाई साहब। चलो मैं अपनी बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में बताता हूँ भाई साहब। सुबह में 5 बजे उठता था भाई साहब और 5:30 बजे सो जाता था भाई साहब। अब बहुत लोग बोलेंगे आधा घंटा तो पढ़ते थे तुम, अरे आधा घंटा पढ़ता नहीं था, खुद को प्रिपेयर करता था पढ़ने के लिए। प्रिपेयर भी कैसे करता था भाई साहब, अरे उठ जा उठता ही नहीं था भाई साहब, आंखें खुली रहती थी भाई साहब, पर भाई साहब अंदर आत्मा सो रही है। अरे प्रैक्टिस एग्जाम भी रहते थे भाई साहब, और उन एग्जाम के लिए मैं जो भी पढ़ के जाता था भाई साहब वो ये महापुरुष पूछते ही नहीं थे भाई। मैं पढ़ के जाता था एनिमल बायोलॉजी के बारे में, ये पूछते थे ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में भाई साहब। मैं पढ़ के जाता था पाइथागोरस थ्योरम, ये पूछते थे बायस थ्योरम भाई साहब। यूट्यूब पर भाई साहब 10 टीचरों को सब्सक्राइब करके रखा है भाई साहब, हर एक टीचर अलग पढ़ा रहा है भाई साहब। हर बार सोचता था भाई साहब कि इनको आता नहीं कि मेरे को सीखना नहीं है भाई साहब। हमारे टीचर बताते थे भाई साहब कि मैथ्स को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5-6 वेज होते हैं, और पर आंसर भाई साहब एक ही आता है भाई साहब, सेम ही आंसर 5-6 वेज किसी भी आंसर कर लो, मेथड का कर लो, पर हर टाइम भाई साहब मैं बता रहा हूँ 1-2 ही को मैं ट्राई किया होगा मेथड को भाई साहब, हर टाइम अलग ही आंसर आ रहा है मेरा। ऐसा क्यों भाई साहब? पहले मेथड से किया भाई साहब कि 5.6 आंसर आ रहा है, दूसरे मेथड से किया भाई साहब 6.5 आ रहा है आंसर। हर बार सोचता था भाई साहब कि ये क्या कर रहा हूँ भाई साहब, मैं कि स्टेप को उल्टा कर दिया है क्या मैंने, अल्बर्ट काका का भतीजा बन गया तो भाई। मैथ्स की पोल खोलते हैं भाई साहब। भाई साहब आज तक मेरे को पता नहीं चला कि कौन सा आइंस्टाइन या मैथ्स का पेपर निकालता था भाई साहब, क्या घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछते थे भाई साहब। आंसर सेम ही होने वाला है, पर जो घुमा कर क्वेश्चन पूछेंगे भाई साहब, अफ्रीका से घुमा कर इंडिया आएंगे। इनके वर्ड्स प्रॉब्लम भाई साहब क्या सुलझाता रहो भाई साहब, मैं अपने ही वर्ड्स के साथ जो प्रॉब्लम है भाई साहब अभी तक सुलझ नहीं पा रहा है मेरा, इनके वर्ड्स की प्रॉब्लम भाई साहब सुलझाता रहूँ मैं। स्कूल में क्या होता था, जब सिखाते थे सब कुछ समझ आता था भाई साहब, ये इतना ही छोटा आंसर है भाई साहब, ऐसे ही करना है भाई साहब। पर घर पर आने के बाद भाई साहब पॉसिबिलिटीज के पहाड़ ओपन हो जाते थे भाई साहब, कि ऐसा करना होगा, शायद नहीं ऐसा करना होगा भाई साहब, समझ ही नहीं आता था भाई साहब। बता रहा हूँ अगर नासा वाले मेरे को ले लेते भाई साहब तो इनकी जिंदगी संवर जाती है भाई साहब, इतने पॉसिबिलिटीज को क्रिएट कर देता भाई साहब, आज तक एलियन मिल जाते उनको। मैथ्स में एक खेल मेरे साथ होता ही रहता था भाई साहब कि स्टेप गलत है आंसर सही आ रहा है, स्टेप सही है और आंसर गलत आ रहा है कभी कभार, ये खेल चलता ही रहता था भाई साहब मेरे साथ। इसमें एक चीज बताते थे कि स्टेप्स मार्क मिलेंगे तुमको, मतलब जो जो स्टेप लिखोगे उसके मार्क्स मिलेंगे भाई साहब। तो हम क्या करते थे, जो क्वेश्चन में लिखा है वो गिवन में लिख लेते थे, जो है वैसा ही लिख लेते थे भाई साहब, उसके बीच में थोड़ा फॉर्मूला डाल देते, फॉर्मूला था तो फॉर्मूला डाल देते थे, और डायरेक्ट आंसर भाई साहब, बीच के स्टेप्स ही नहीं है भाई साहब, आते ही नहीं थे भाई साहब, डायरेक्ट आंसर मिल जाता था ना। कभी कभार दोस्तों से कभी कभार मिल गया, और कभी कभार अपने आइंस्टाइन वाला माइंड यूज कर आंसर मिल जाता था, वो डायरेक्ट लिख लेते थे भाई साहब। वो मार्क्स देते थे या नहीं वो मेरे को पता नहीं, बता रहा हूँ मैं अपने टाइम में मैंने फॉर्मूला शीट बनाई थी भाई साहब। सब चीज क्या कर देता था मैं भाई साहब, फॉर्मूला सब कुछ आते हैं भाई साहब, पर लगाना कहाँ पर है वही पता नहीं भाई साहब, वही समझा नहीं भाई साहब। अब क्या ही बोले, क्या होने वाला है अब मेरा। एग्जाम में कहाँ पर भी फॉर्मूला कुछ भी लगा देता था कभी कभार भाई साहब, ऐसी कंडीशन हो जाती थी कि कछुआ भाग रहा है घोड़ा रेंग रहा है भाई साहब। अब हिस्ट्री के पोल खोलता है, रुको हिस्ट्री में भाई साहब लोगों की टाइम लाइनें याद करते रहो भाई साहब, जब जिंदा कब हुआ और कब मर गया वो ही नहीं भाई साहब, इसके बीच में जो किया है वो भी याद रखो भाई साहब।
ये लोग करके जाता है, एक ने तो भाई साहब 15-15 चीजें करके रखी है उस टाइम लाइन के बीच में भाई साहब, अब कुछ याद करके रखे भाई साहब। अरे दिमाग है मेमोरी कार्ड भाई साहब। अब साइंस के बारे में बात करते हैं, रुको रुको। उस टाइम में साइंस हमें इंग्लिश में थी और इंग्लिश मेरे को समझ ही नहीं आता था भाई साहब उस टाइम पर भाई साहब। जब मैं 10th में था तब भाई साहब एक ही ऑप्शन रहता था, रटना ही पड़ता था भाई साहब। आंसर इतने बड़े बड़े भाई साहब, अब सबको कहाँ याद करता रहूँ मैं। तब मैं आंसर को याद करने की एक ट्रिक यूज़ करता था भाई साहब। स्टार्टिंग की आंसर की जो लाइन होती थी वो याद करो और लास्ट की लाइन याद करो भाई साहब, हो गया आंसर भाई साहब। ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। एक बार भाई साहब हम लैब में केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे भाई साहब, मैडम ने बताया था कि इस ट्यूब को कलर भाई साहब पीला होना चाहिए भाई साहब। मेरा दोस्त का दिमाग भाई साहब महान भाई साहब, वो हल्दी कहाँ पर से लेकर आ गया और उसमें डाल दी भाई साहब, हो गया पीला। मैडम सोच रहा है भाई साहब इसने कर कैसे लिया, पर हमको पता है कैसे कर लिया भाई साहब। लैब में पैर रखने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था इनकी वजह से भाई साहब मेरे को। ये अगर इसने कुछ कर लिया तो भाई साहब आग भी लग गई तो भाई साहब क्राइम पेट्रोल जो देखता था। साइंस की नेक्स्ट चीज के बारे में बताता हूँ कि साइंस के क्वेश्चन पेपर में भाई साहब ये कुछ भी पूछते थे भाई साहब। जिन चीजों को हमने देखा नहीं उन चीजों के बारे में पूछ रहे हैं भाई साहब। पूछते थे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेल फिश भाई साहब। तुमको क्या लगता है कि उस वेल के साथ बैठकर मैंने फवारे उड़ाए हैं क्या भाई साहब? अरे उसको मैंने जिंदगी में नहीं देखा भाई साहब, उसको छोड़ दो भाई साहब। डॉल्फिन को अभी तक नहीं देखा है मैंने भाई साहब। डॉल्फिन को देखने जाता था, वो पानी में रेंगने वाले सांप को देखकर भाग जाता था भाई साहब। और एक इनका कॉमन क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेंगुइन भाई साहब। अरे इसके साथ फुटबॉल खेला है मैंने, जो मेरे को पूछ रहे हैं ये लोग। अरे पूछना है तो बैल के बारे में पूछो भाई साहब, बता सकता हूँ मैं किस बैल के कितने लफड़े हैं भाई साहब। किस गाय को कौन सा बैल पसंद है अभी बता सकता हूँ भाई साहब। कौन सा बैल गुस्सेल है और कौन सा बैल सिंपल सोजुआ है भाई साहब, वो अभी बता सकता हूँ मैं। ये वो पूछेंगे नहीं भाई साहब, इनको चाहिए पेंगुइन भाई साहब, इनको चाहिए डॉल्फिन भाई साहब। एक बार तो वो कछुए के बारे में पूछ रहे थे भाई साहब कि कछुआ अंडा कैसे देता है भाई साहब। अरे मेरे को बुलाता है ना कि अंडा देने के टाइम पर भाई साहब, अंडा देने के बाद भाई साहब गर्म करने के लिए तुम आ जाना। अरे देखा नहीं है मैंने उनको अभी तक, उनके बारे में क्या पूछना है भाई साहब। चलो एग्जाम टाइम के बारे में बात करते हैं भाई साहब। जब रियल बोर्ड एग्जाम के स्टार्ट हुए थे, एग्जाम सेंटर का नहीं वो चीज़ें वो सब बताते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम सेंटर में भाई साहब नंबर ढूंढ रहे हैं हम, किस गुफा में जाकर नंबर लगाए थे भाई साहब पता ही नहीं चल रहा, और मिल गया फर्स्ट बेंच भाई साहब। इन एस्ट्रोनॉमी की औलादों को भाई साहब मेरे को पहले 3-4 बेंचों में ही घुमाना है भाई साहब, कभी लास्ट की बेंच कभी मिली नहीं भाई साहब। जैसे भाई साहब इस सीट नंबर की भाई साहब भविष्यवाणी देख के रखी है भाई साहब। ये सीट नंबर भाई साहब किसी ना किसी कुछ ना कुछ तो पूछेगा ही जरूर, इसको आगे रखो। एक बार तो भाई साहब हवाई उड़ाई थी भाई साहब की स्क्वाड आ गया, स्क्वाड आ गया। अरे स्क्वाड नहीं था, वो बाहर पियून घूम रहा था। ये क्या ही दिमाग है इन लोगों का। और एग्जाम सेंटर का क्या होता था भाई साहब कि एग्जाम सेंटर में तुम कुछ लेकर नहीं जा सकते, कागज का टुकड़ा लेकर नहीं जा सकते भाई साहब। मैं हर बार कुछ ना कुछ लेकर जाता था भाई साहब। जैसे बस का टिकट हो गया भाई साहब, बस का पास हो गया भाई साहब, कुछ ना कुछ तो जाता ही था मेरे साथ अंदर। एक बार तो भाई साहब उस बस के टिकट को भाई साहब निगल लिया था मैंने, और बस के पास को भाई साहब चूरा कर विंडो से बाहर फेंक दिया था भाई साहब। किस महापुरुष ने बाहर आग लगाई थी, उस आग में चला गया था वो। 500 रुपये चले गए मेरे उस पास की। और जो सेंटर के बेंचेस थे भाई साहब उन पर पहले से ही किसी ने भाई साहब नोटबुक की प्रिंट मार के रखी है भाई साहब। अपने फ्रेंड को बताया था कि जरा एग्जाम शुरू होने से पहले जरा टाइम को, जरा घड़ी को जरा आगे कर लियो, जरा काम आएगा आगे। बाद में मैंने अपने दोस्त से थोड़े एग्जाम स्टार्ट होने के बाद पूछा, थोड़े वक्त के बाद, कि क्या टाइम हुआ भाई साहब। ये बोल रहा है 3:30 हो गए भाई साहब। 3:30? मैं सोच रहा हूँ भाई साहब अभी पेपर स्टार्ट हुए 15-20 मिनट हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये 3:30 बज गए इतने जल्दी। क्या मैं टाइम ट्रेवल भी कर रहा हूँ कि क्या भाई साहब। अरे उस महापुरुष ने भाई साहब 2 घंटे आगे करके रखी थी घड़ी भाई साहब। अरे ओलंपिक्स में नहीं लिख रहे थे भाई साहब, अरे 15-20 मिनट आगे करने को कहा था भाई साहब मैक्सिमम भाई साहब, ये 2 घंटे आगे नहीं करने को कहा था। एक मेरा दोस्त भाई साहब प्रैक्टिस एग्जाम में भाई साहब मदद करता था भाई साहब, जब मदद नहीं चाहिए तब भी मदद करता था भाई साहब। और जब मेन एग्जाम थी बोर्ड एग्जाम, तब जब मदद के जरा एक क्वेश्चन का आंसर पूछना था भाई साहब, तब मुंह मोड़ लिया भाई साहब इसने, कह रहा कि जिसका आंसर उसको ही लिखना चाहिए। स्टार्टिंग में आशाएं क्यों दिखाई, फिर दिखाना ही नहीं था। तो मेरे दोस्त ने भाई साहब मेरे को अपना रफ वर्क दिखाया एग्जाम के टाइम पर, और उसने अपने रफ वर्क में भाई साहब एक चित्र निकाला था। 8 क्लास चल रही थी उसकी भाई साहब, उस बोर्ड एग्जाम में भाई साहब उसने मतलब एक लड़की की चित्र निकाला था भाई साहब। लड़की कहा कि डायन दिख रही थी वो, उसको देखकर भाई साहब मेरे दिमाग ने सिनेरियो ही चेंज कर दिया। बोर्ड एग्जाम चल रही है वो भूल ही गया था वो। दिमाग में मेरे आ रहा है भाई साहब एनाबेला के बारे में थॉट्स आ रहे हैं। ये एनाबेला मेरा दिमाग कब छोड़ेगी भाई साहब। अब मैं जो यहाँ पर से जो बातें बताने वाला हूँ वो मेरे लिटरली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। अगर वो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में पहले समझ लेता उस टाइम पर, तो मैं बहुत अच्छा होता अभी के कंपैरिजन में। पर मैं ये चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको भी पता चले जितने जल्दी हो सके, क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, आप स्टूडेंट्स हो। जितने जल्दी स्टूडेंट्स को ये बातें पता चल जाएगी उतनी जल्दी सब ठीक है। और जिनको ये ज़रा बोरिंग पार्ट होने वाला है, बहुत लोगों को बोर भी होगा, तो
जिनको बोर होने वाला है, जिनको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वो स्किप कर दें, डोंट वरी, दूसरे वीडियो पे चले जाए। पर जिनको इंपॉर्टेंस है, जिनको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी ख़राब ना हो, तो वो लोग ही ये पार्ट कंटिन्यू करें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डीप पार्ट होने वाला है अपने लाइफ का। मेरे एक भाग में इस वीडियो में नौछावर करने जा रहा हूँ भाई साहब। सो लेट्स स्टार्ट। ये कभी मत सोचना कि ये बोर्ड एग्जाम भाई साहब अपनी लाइफ का यूटर्न है। भाई साहब कुछ नहीं होता, सीधा रास्ता ही होता है भाई साहब। हम लोगों ने उसके सीधे रास्ते में बैरिकेड डाल दिया भाई साहब, इसके वजह से वो यूटर्न लगता है भाई साहब। कुछ यूटर्न बीटर्न नहीं होता। इस बोर्ड एग्जाम के बाद आपकी रियल ज़िंदगी शुरू होने वाली है। कुछ नहीं होता, ये सिंपल एग्जाम होता है ना, वैसे ही वाला एग्जाम है। ज़्यादा टेंशन लेने की कोई चीज़ नहीं है भाई साहब। जितना फर्स्ट से लेकर 9 तक जैसा पढ़े हो आप, वैसा ही पढ़ना है आपको। सिंपल ये स्टिकर फिकर लगाते हैं और ज़रा बाहर से पेपर्स आते हैं, इसलिए ज़रा वाइब क्रिएट कर देते हैं लोग कि भाई साहब बोर्ड एग्जाम है। अरे कुछ नहीं होता। जब मैं लोगों से मिलता था तब लोग मुझे उस टाइम पर कहते थे कि भाई साहब 98 लेकर आओ, 96 लेकर आओ, 90 से ज़्यादा लेकर आओ भाई साहब। पर मैं एक चीज़ मैंने देखी, जब मैंने एग्ज़ाम हुई, सब हुआ, अब मैं जो 90 वाले लोग थे, 95 वाले नहीं, जो लोग थे उनसे मैंने पूछा कि अब तुम करने क्या वाले हो आगे। तो वो कह रहे थे कि इस कंपनी में हम जॉब लेंगे, इस कंपनी की मेरी ड्रीम कंपनी है। और जो लोग मतलब 50 वाले थे, 60 वाले थे, उनसे मैंने पूछा तो उनके भाई साहब कह रहे थे कि मैं गैराज ओपन करूँगा, मैं अपने रिसोर्ट स्टार्ट करूँगा भाई साहब। 98 और 95 मार्क्स लेकर क्या फ़ायदा हुआ भाई साहब? आपको भाई साहब वो माइंडसेट ही नहीं है, वो नौकरों वाला माइंडसेट आपके पास है, तो क्या ही फ़ायदा उस 95 96 मार्क्स का भाई साहब। वो 50 वाले देख लियो भाई साहब। हाँ, ड्रीम छोटे हैं भाई साहब, उनके सपने छोटे हैं, पर मालिक वाला माइंडसेट रखते हैं वो लोग। इन कागजी चीज़ों को ना कभी रियल एजुकेशन समझना मत, स्पेशली इंडियन एजुकेशन को कभी भी रियल एजुकेशन समझना ही मत। ये भूल मत करना कभी। तो भाई साहब रियल एजुकेशन है ही क्या भाई साहब? अरे रियल एजुकेशन वो है कॉन्फिडेंस के साथ खुद के लिए खड़ा रहना भाई साहब, अच्छे और बुरे की समझ होना भाई साहब, किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो ना करना भाई साहब, उस हर चीज़ पर क्वेश्चन करना भाई साहब। ये है रियल एजुकेशन भाई साहब। मेरे मम्मी पापा 10वीं तक पढ़े हैं भाई साहब, और मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ भाई साहब, पर मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड तो वो ही है। उनको पता है कि भाई साहब किस चीज़ पर कौन सा नॉलेज को काम आएगा, किस चीज़ पर कौन सी चीज़ पर कब कौन सा क्वेश्चन पूछना है भाई साहब। वो उनको सब कुछ पता है भाई साहब। से ज़्यादा मैं उनको एजुकेटेड मानता हूँ भाई साहब। स्कूल से आपको क्या लेना है भाई साहब? ये मैथ्स बेसिक्स आनी चाहिए आपको, ये इंग्लिश स्पीकिंग आपको आनी चाहिए, छोटी मोटी स्किल्स आनी चाहिए आपको। पर हम लोग क्या लेते हैं? हम कॉलेज क्यों जाते हैं भाई साहब? गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। ये चीज़ लेकर आते हैं हम कॉलेज से भाई साहब, ये चीज़ लेकर आते हैं हम स्कूल से भाई साहब। बाकी एजुकेशन से नहीं है भाई साहब, एजुकेशन के लिए नहीं जाते हम कॉलेज स्कूल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए जाते हैं। अरे भाई साहब हर एक चीज़ हम जो पढ़ रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है भाई साहब। वो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें पढ़ा ही नहीं रहा भाई साहब, उसके पीछे लॉजिक ही नहीं बता रहा। सिंपल ये बता रहा है कि रटना है आपको और अच्छे मार्क्स लेकर आने, पर वो मार्क्स का क्या अचाड़ा लो आप लोग। रीजनल भाषा है, जैसे मराठी हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, ये जो भाषाएं हैं वो क्यों आपके सिलेबस में ऐड करते हैं आपको पता है? ये क्वेश्चन आंसर लिखो, इस कविता का सारांश लिखो भाई साहब, इसलिए नहीं भाई साहब, क्योंकि इसलिए कि आपकी जो रीजनल सब्जेक्ट्स है, रीजनल जो भाषा है, उनके रिलेटेड आपके अंदर भाई साहब गोड़वा निर्माण हो, इसलिए भाई साहब ये ऐड किए जाते हैं आपके सब्जेक्ट्स में, सिलेबस में भाई साहब। ये मैथ्स तुम्हारे सिलेबस में क्यों ऐड किया गया पता है तुमको? इसलिए नहीं भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ सको, उसको सॉल्व कर सको, ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, नहीं भाई साहब। किसी भी चीज़ के दोनों भी साइड को लॉजिकली आप देख सको, इसलिए ये मैथ्स को ऐड किया गया था आपके सब्जेक्ट में। आपको पता था? साइंस भाई साहब हमारे सब्जेक्ट में क्यों ऐड किया गया भाई साहब? ये केमिकल रिएक्शन करने को नहीं, नीले को हरा, हरे को नीला करने के लिए नहीं भाई साहब। इसलिए भाई साहब की जो चीज़ें चल रही है दुनिया में हो रही है, उसके पीछे का लॉजिक आप समझ सको, बिहाइंड द सीन क्या है इस सभी चीज़ों का, वो आपको समझ आ सके, इसलिए साइंस ऐड किया गया था। आपको पता था? ये सब्जेक्ट के पीछे के लॉजिक हमें पता नहीं है, हमको पता है सिर्फ रटना है भाई साहब। हिस्ट्री क्यों हमारे ऐड की गई भाई साहब सब्जेक्ट में? इसलिए भाई साहब क्योंकि हम अपने पूर्वजों के बारे में पता कर सके। बोलते हैं ना किसी भी चीज़ को बड़ा करने के लिए पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। सही बात है, पर हमको हमारी इंडिया की हिस्ट्री पता नहीं है, हमको ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री पता है। हम जो ले रहे हैं भाई साहब, जो भी नॉलेज ले रहे हैं उनसे ले रहे हैं भाई साहब, जो कल्चर ला रहे हैं हम अपनी इंडिया में, वो सब वेस्टर्न कल्चर है भाई साहब। हमको हिस्ट्री बुक ने ये पढ़ाया भाई साहब, एक राजा थे जिसने स्वराज्य बनाया, जिसने बुरे लोगों के हाथ काटे, जिसने सर काटे बुरे लोगों के, पर उस राजा के भाई साहब हमको क्या वैल्यूज़ पढ़ाए गए? क्यों वो लड़कियों का सम्मान करता था वो बताया? उनकी माँ ने उनको क्या संस्कार दिए वो पढ़ाया हमको? वो जिद्दी क्यों था वो पढ़ाया हमारी हिस्ट्री बुक ने हमको? अरे बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें पढ़ाई होती ना तो आज ये लड़कियों पर अत्याचार नहीं होते भाई साहब, ये जो करप्शन नहीं होता आज भाई साहब, लोगों के बोल रहे हैं ना कि लोगों में संस्कार नहीं है, वो चीज़ें नहीं होती आज, क्योंकि हमारे एजुकेशन यहाँ पर फेल हो गया भाई साहब लोगों को सिखाने में भाई साहब। हम लोग भाई साहब इंडिया का सब कुछ भूल चुके हैं भाई साहब, इंडियन के बाहर जो देश है उनसे सीख रहे हैं भाई साहब, और वो हमसे सीख रहा है, इंडिया के बारे में सीख रहे हैं भाई साहब। ये चल रहा है भाई साहब इंडिया। हमारे यहाँ पर लड़कियों पर अत्याचार चल रहा है भाई साहब। अडल्ट वेब सीरीज देखो भाई साहब, ये लीक हो गया, वो लीक हो गया, ये चल रहा है भाई साहब।
और वो लोग भाई साहब इंडियन संस्कृति को अडेप्ट कर रहे हैं भाई साहब। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई साहब एनईपी आ चुका है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है भाई साहब। अरे भाई साहब मेरे को बताओ कि उस एनईपी ने भाई साहब अपने खुद के सपनों पर क्या काम करना सिखाया आपको? खुद के लिए खड़ा रहना सिखाया भाई साहब? सोचना कैसे है वो बताया आपको कभी? कॉन्फिडेंस कैसे देना है वो पता है आपको? मालिक की सोच कैसे डेवलप करनी है वो बताया आपको? अरे कुछ नहीं, सब भाई साहब सब करप्ट है। किस चीज़ के लिए आप इतना लड़ रहे हो भाई साहब? एनईपी आ चुका है, कुछ नहीं आया भाई साहब, जो है वैसा ही है सब कुछ। बच्चों मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप नौकरी मत करो, नौकरी करो आप, पर एक छोटी सी आपको ज़िंदगी मिली है, दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए मत लगाओ, अपना भी कुछ करो यार। इस छोटी सी ज़िंदगी में ना अपने छोटे छोटे सपने होते हैं, उनको पूरा करना भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको स्पेस देना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। हम ऐसा नहीं बोल सकते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी पैसा कमाना है हमको, बस ये सब बहाने हैं, समझ गए? लिटरली बहाने हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना होती है 9 से लेकर 5 बजे तक, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर काम करो भाई साहब, पर इस 5 बजे के बाद 6 बजे से लेकर जो 12 बजे तक जो टाइम है भाई साहब, वो खुद के लिए रखो भाई साहब, खुद के सपनों पर काम करो। सिंपल ये चीज़ है। क्योंकि मैं एक रिग्रेट नहीं होना देना चाहता आपको, क्योंकि बहुत लोग अपनी ज़िंदगी को जीना ही भूल गए हैं आज। रिग्रेट कर रहे हैं भाई साहब कि भाई साहब मैं अपने सपनों पर काम कर लेता, क्योंकि मैं दूसरों का ही सोच रहा था। मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, इस दुनिया में आप आए हो, आप चले जाने के बाद थोड़े दिन तक लोग आप पर रोने वाले हैं, आपके लिए रोने वाले हैं, पर उसके बाद सब कुछ भूल जाने वाले हैं। आप कितने भी उसके पास होने दो, समझ गए? तो क्यों ही इतना अपना टाइम वेस्ट नहीं बोलेंगे, पर समझ गए होगे आप, क्यों इतना ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम? खुद के लिए भी कुछ निकालो। इस ऐसा लगना चाहिए भाई साहब, मरने के बेड पर पड़े हुए हैं भाई साहब, पर भी ज़िंदगी जी कर आया है भाई साहब। हर एक बच्चे के पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगा कि आपका जो बच्चा है उसको 1-2 साल दीजिए, 1-2 साल दीजिए, उसको अपना मालिक वाले माइंडसेट डेवलप करने दीजिए। वो खुद के सपनों पर काम करने के लिए उसे 1-2 साल का टाइम दीजिए, बस, ज़्यादा नहीं। अपनी जो एजुकेशन में जितना टाइम दिया है उसके लिए, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आपने कितने 12-13 साल दिए होंगे उसके एजुकेशन में, उसको सिंपल 2 साल और दीजिए भाई साहब, उसको अपने लिए काम करने दो। आपके बच्चे में लिटरली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उसको वेस्ट मत होने दीजिए, उसको अपने ऊपर काम करने दीजिए, उसके अंडर का जो टैलेंट है वो बाहर आने दीजिए। सिंपल 1-2 साल दीजिए उसे, वो कुछ ना कुछ कर लेगा, मेरे को पता है। जो अब मैं बातें जो बता रहा हूँ वो बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजिंग लगेंगी, बहुत लोगों को ऐसे ही लगेंगी, कुछ थियोरेटिकल लगेगा, पर क्योंकि अभी आपको दिमाग नहीं है, लिटरली आप बच्चों को दिमाग नहीं है, पर जिस दिन आपको दिमाग आएगा उस दिन आप ये सोचोगे तो लिटरली रिग्रेट होने वाला है इन सभी चीज़ों से। इसलिए जितने जल्दी समझ सको इन बातों को समझ लेना। हम लोग ये पूछ रहे हैं भाई साहब कि एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ये बिजनेसेस क्यों नहीं बन रहे, ये पूछो आप मालिक क्यों नहीं बन रहे, क्यों ही सबको नौकर बनना है इंडिया में? बहुत लोग भी ये भी बताते हैं कि हर एक मालिक बन गया तो भाई साहब नौकर कौन रहेगा? इंडिया की सोच भाई साहब। मैं लिटरली एक बात कहता हूँ कि जो हमारे पास जो अपनी हिस्ट्री में थे, हर एक के पास कोई ना कोई बिजनेस होता था। कोई गैया का दूध बेच रहा है भाई साहब, कोई अपनी आर्ट को सेल कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ मूर्तियाँ बना रहा है, कुछ ना कुछ करता था भाई साहब अपनी हिस्ट्री में। ये आपकी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स ने आपको बताया? नहीं जी, ये चीज़ें बताने के लिए अपना हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक फेल हो गया। एक चीज़ मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर ये माइंडसेट हमारी इंडियंस में रहा तो इंडिया लिटरली बर्बाद हो जाएगा इस माइंडसेट की वजह से ही। बहुत लोग बोलेंगे, जिसको भी अपने अंदर उठना होगा वो ज़रूर सोचेगा ये कि मैं अकेला कैसे कर लूँगा ये। एक माचिस की तीली ना पूरा जंगल जला सकती है, ये याद रखियो भाई साहब। अब ये कैसे करना है, क्या करना पड़ेगा आपको, वो आपका रियल एजुकेशन आपको बताएगा। अब यहाँ पर से आपका रियल एजुकेशन आपको पता चलेगा कि आपका एजुकेशन कितना हुआ है। अब जो यहाँ पर जो शुरू होने वाला है ना, वो थियोरेटिकल नहीं होने वाला, ये प्रैक्टिकल होने वाला है। आपके सपनों पर काम आपको करना होगा, इसलिए अब यहाँ पर आपका पता चलेगा कितना आपका रियल एजुकेशन हुआ है। अब एग्ज़ाम होने के बाद आप सभी लोग जाओगे, यूट्यूब पर जाओगे, सोशल मीडिया पर जाओगे, सर्च करोगे कौन सी हाई इनकम स्किल है, कौन सी हाई इनकम फील्ड है जिसमें मेरे को जाना चाहिए। बहुत लोग आईटी में जाएंगे, बहुत लोग डिफरेंट चीज़ों में जाएंगे। पर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ में जाओ, कुछ भी कॉन्कर कर लो, कुछ भी स्किल को ले लो आप, पर एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा कि मालिक वाला माइंडसेट रख कर ही चीज़ों को सीखना, किसी भी चीज़ को फील्ड में जाना, समझ गए? इसलिए मत जाना कि आपको जॉब चाहिए, आपको ऐसा बिजनेस माइंडसेट से जाना है कि मेरे को बड़ा होकर, मतलब इस फील्ड में बड़ा होकर एक बिजनेस खड़ा करना है, इस माइंडसेट से जाओ, समझ गए? एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी स्किल है जो कोई एआई का बाप ले ले सकता है आपसे, समझ गए? अपना ज़्यादा दिमाग मत खाते रहो कि भाई साहब मैं तो पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, वो उसमें तो मेरे को आता ही नहीं, मैं तो आईटी में जा ही नहीं सकता। भाई साहब की हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ होता है, उस चीज़ में बड़े बनो, समझ गए?
ये नहीं मत सोचो कि ये पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं हूँ, आप सभी चीज़ों में अच्छे हो। ये माइंडसेट निकाल दो कि आप किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हो, आप सभी चीज़ों में अच्छे हो। सिर्फ इस पढ़ाई के प्रेशर ने आपको रटना बिटना सिखाने की वजह से, इस सिस्टम की वजह से आपका जो टैलेंट है वो कहाँ पर चला जा चुका है, उसको आपको निकालना है। बहुत लोग बोलेंगे कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मेरे को क्या पसंद है क्या नहीं, मेरे को क्या अच्छा लगता है। तो इस एज में भाई साहब एक्सप्लोरेशन करो भाई साहब, चीज़ों को डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करो भाई साहब, कि किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, किस चीज़ में नहीं आ रहा भाई साहब। और इस माइंडसेट में मत रखो कि भाई साहब ये चीज़ में इस फील्ड में जाऊँगा और मैं सेटल हो जाऊँगा भाई साहब, नहीं। क्योंकि इस एज में अगर आप सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हो भाई साहब, तो आप लिटरली ज़िंदगी का मज़ा कभी नहीं ले पाओगे। क्योंकि लिटरली ज़िंदगी का मज़ा है फेलियर्स में, हंसकर रुटने में, उठने में, गिरने में, टूटकर खड़े रहने में भाई साहब, इसमें ही मज़ा है। डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करने में ज़िंदगी का मज़ा है, सेटलमेंट में ज़िंदगी का मज़ा नहीं। इसमें एज में तो ना सेटलमेंट के बारे में मत सोचना, अपने को बड़ा बनाने, अपने जो नॉलेज बेस है उसको बड़ा बनाने का ट्राई करो इस एज में, समझ गए। सेटलमेंट के बारे में ज़्यादा मत सोचना। और एक बात मैं बताता हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी है भाई साहब, वो एक सीक्रेट बात है कि जो आपको जो टीनेज है, टीनेज से लेकर आपके 30s तक भाई साहब, लाइफ आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देने वाली। ओपन रहो, हर चीज़ को ट्राई करना, मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ को ट्राई करना। फेल हो जाओगे डोंट वरी भाई साहब, फेल हो जाओगे भाई साहब, दिल खोल कर भाई तुमको ट्राई करना भाई साहब। फेलियर सक्सेस बिक से जो होने वाला है वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट होने वाले हैं, आपके फेलियर सक्सेस में नहीं भाई साहब। इस चीज़ों में अभी इस एज में मत पढ़ना, समझ गए। फेलियर सक्सेस में इन चीज़ों में अभी मत पढ़ना, अभी एक्सप्लोरेशन को टाइम दो, अभी आपके जो एक्सपीरियंस को जो टाइम दो, देखो डिफरेंट चीज़ों को, समझ गए। एक चीज़ पर सेटल मत होना। अब इस एज में आपको ना बहुत ज़्यादा ज़िंदगी सक्सेस दिखाएगी, बहुत ज़्यादा फेलियर्स भी आएंगे। तो छोटे मोटी चीज़ों की वजह से ना टूट कर बिखर मत जाना, और ज़िंदगी को ख़त्म करने का विचार भी मन में मत लाना, समझ गए। अब इस एज में आपका जो दिल है बहुत ज़्यादा कोमल है, प्योर है। अभी आपको ज़्यादा अपने सक्सेस और फेलियर्स के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है अब इस एज में भाई साहब। तो आपको ज़िंदगी तोड़ेगी, पर टूट कर बिखर मत जाना, यही चीज़ बता रहा हूँ मैं। टूट कर बिखर मत जाना, क्योंकि अगर टूट कर बिखर गए तो कोयला बनोगे भाई साहब, और टूट कर खड़े रह गए तो कोहिनूर। ये याद रखना, ये छोटी सी लाइन याद रखना। मैं इस वीडियो में इतना ज्ञान क्यों पेल रहा हूँ ये बता देता हूँ, क्योंकि आई डोंट नो ये वीडियो, ऐसी वाली कोई वीडियो मैं फिर से कभी लेकर आऊँगा, आई डोंट नो कभी ये टाइम मिलेगा या नहीं। तो इसलिए जितना भी मेरा लाइफ का नॉलेज है वो सभी मैं इस एक वीडियो में डाल रहा हूँ। जिनको चाहिए उनको ले ले और अपनी ज़िंदगी संवर जाएगी उनकी, और जिनको स्किप कर चुके हैं वो क्राउड की तरह ही चलेंगे अब, वो देख ले क्या ही बोले। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बिखर मत जाना, बिकॉज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगी आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को बनाने में। जब आप बड़े हो जाओगे तब आप ये चीज़ों को देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई साहब मैं किस चीज़ के लिए रो रहा था भाई साहब, और हंसोगे उस चीज़ों पर। तो अभी के लिए सिंपली खुद पर विश्वास रखो, अपने भगवान पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाता है आखिर में। डोंट वरी अबाउट दैट। ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है जितनी हम सोचते हैं, बहुत प्यारी है वो। सिंपल जीने वाला कोई चाहिए, समझ गए। जाते जाते बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। सॉरी भैया, अपकमिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बोलना भूल गया था। अब आगे जो भी मिलेगा अच्छे से, मतलब हंसकर सामना करना उन चीज़ों का भाई साहब। जितना हंस सकते हो उतना हंस लो, जितना जी सकते हो जितना जी लो, क्योंकि वी डोंट नो कब लाइफ का एंड हो जाए और फिर से छोटी सी लाइफ हमें मिले या ना मिले। तो जितना जी सकते हो भाई साहब इस छोटी सी ज़िंदगी में, दिल खोल कर जियो, मजे लो भाई साहब। हर दिन को भाई साहब ब्लॉगी बाबा की जय हो बोलकर शुरू करना भाई साहब, हर दिन में कांड होएंगे भाई साहब।